तो आज हम बात करेंगे समास के बारे में कि समास किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। अधिकांश लोगों को ये कंफ्यूजन बना रहता है, उन्हें ये समझ नहीं आता कि समास 4 प्रकार के होते हैं या 6 प्रकार के होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो के अंत तक आपको समझ आएगा कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं उमा शर्मा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं समास के बारे में कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेपीकरण या संक्षेप। संक्षेपीकरण या संक्षेप। तो संक्षेपीकरण का अर्थ होता है यानी किसी भी बात को कम से कम शब्दों में कहना या लिखना, संक्षेपीकरण कहलाता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षेप। और उदाहरण अगर देखें तो उदाहरण जैसे दिया हुआ है, रसोई के लिए घर। अभी एक बहुत बड़ा वाक्य है, बहुत बड़ा पद है कि रसोई के लिए घर, जबकि हम इसे कम शब्दों में लिख सकते हैं रसोई घर। यानी कि किसी भी बड़े पद को कम से कम शब्दों में लिखना या बोलना समास है। अब आगे हम जानेंगे समास की परिभाषा। तो देख लेते हैं। परिभाषा दी हुई है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो जैसा कि परिभाषा में बताया है कि समास, जब भी कोई समास बनेगा तो वहां पर 2 शब्द होंगे या 2 से अधिक शब्द होंगे। और जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और उनके मिलने पर जो सार्थक शब्द बनता है, कोई नया सार्थक शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि समस्त पद या सामासिक शब्द किसे कहते हैं। तो समस्त पद, समास रचना में 2 पद होते हैं। जब भी हम समास करते हैं तो समास करते समय हमें 2 पद मिलते हैं। एक तो होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद का अर्थ होता है पहला पद और उत्तर पद का हम कह सकते हैं, इसे हम द्वितीय पद कह सकते हैं। यानी जब भी हम कोई समास करेंगे तो वहां पर हमें 2 पद देखने को मिलेंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब हम आगे जानेंगे कि समस्त पद को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यानी कि जब पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद जब मिलते हैं, इन दोनों के मिलने पर जब नया शब्द बनता है तो उसे समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जब पूर्व पद और उत्तर पद जब ये आपस में मिलते हैं और इनके मिलने पर जब नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। अब आगे हम जानेंगे कि समास होने के बाद, जब भी हम कोई समास करते हैं तो समास होने के बाद से जो शब्द हमें दिया होता है उस शब्द में से जो विभक्तियों के चिन्ह होते हैं वो लोप हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, तब जाकर वहां पर समास बनता है। तो इसके कुछ उदाहरण यहाँ दिए हैं, तो उदाहरण देखेंगे। उदाहरण जैसे पहला दिया है यहाँ पर, राजा का पुत्र। जब राजा का पुत्र, जब हम इसका समास करते हैं तो हमारा आता है राजपुत्र। तो जैसा कि अभी हमने उदाहरण में देखा कि जब हमने राजा का पुत्र, जब इस शब्द का जब हमने यहाँ पर समास किया तो यहाँ से ये जो विभक्ति थी का, ये जो विभक्ति थी इसका लोप हो जाता है और इस प्रकार हमारे पास बनता है राजपुत्र। वैसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण दिया है रसोई के लिए घर, और जब हम इसका समास करते हैं तो हमारे पास बनता है रसोई घर। तो ये जो के लिए, ये जो विभक्ति चिन्ह है यहाँ पर जब समास करते हैं तो विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। तो जब भी हमें कोई शब्द दिया है, कोई पद दिया है, जब हम उसका समास करेंगे तो वहां पर विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, का, की, के लिए आदि, ये जो शब्द होते हैं विभक्ति चिन्ह, ये सब लोप हो जाते हैं। तो आगे अब हम बात करेंगे समास विग्रह के बारे में और पदों की प्रधानता के आधार पर समास को कितने भागों में बांटा गया है या उसके कितने खंड हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे समास विग्रह को। तो समास विग्रह की परिभाषा जान लेते हैं कि सामासिक शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना। जो सामासिक शब्द होते हैं उन शब्दों के बीच में संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। तो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि समास यहाँ हमें दिया हुआ है राजपुत्र, तो इन राजपुत्र में इन दोनों का जो संबंध है वो यहाँ हमें प्रदर्शित करना है। तो जब हम समास का समास विग्रह करते हैं तो यहाँ आता है राजा का पुत्र। तो इस प्रकार यहाँ पर हम क्या करते हैं कि समासिक शब्द जो है उसका संबंध स्पष्ट करते हैं और संबंध स्पष्ट करने को ही समास विग्रह कहते हैं, जैसा कि उदाहरण के माध्यम से हमने जाना। अब आगे हम जानेंगे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण कितने खंडों में किया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो दिया है
कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास का वर्गीकरण दो खंडों में किया है। तो पहला है प्रधान खंड और दूसरा है गौड़ खंड। तो सबसे पहले जानते हैं प्रधान खंड को। तो प्रधान खंड उसे कहते हैं जहां पर अर्थ का मुख्य बल पड़ता है। प्रधान खंड जब भी कोई पद या कोई शब्द हमें दिया है और जो समासिक शब्द जो होता है वो दो पदों से मिलकर बना होता है, तो उसमें एक पद प्रधान होता है और दूसरा गौड़ होता है। तो प्रधान खंड में क्या होता है कि अर्थ पर ज्यादा बल दिया जाता है, जबकि गौड़ खंड में अर्थ पर बल नहीं दिया जाता है। अब आगे हम जानेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं। तो अब हम बात करेंगे समास के भेद के बारे में। तो जान लेते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन कई बार बताया गया है कि समास के 4 भेद होते हैं। तो ऐसा माना गया था कि प्राचीन समय में जो विद्वान थे उन्होंने समास को 4 प्रकार का माना था। वो 4 प्रकार का उन्होंने पदों की जो प्रधानता थी, समास के जो पद हैं उन पदों की प्रधानता के आधार पर उन्होंने समास को 4 प्रकार का बताया था। और वो इस प्रकार बताया था कि यहाँ पर ये जो हमारे पास 6 समास दिए हैं, तो देखते हैं कि ये जो तत्पुरुष समास था, तो प्राचीन समय में जो विद्वान थे उन्होंने बताया था कि तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास की उत्पत्ति हुई है और कर्मधारय समास से द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। तो वहां पर उन्होंने पद की प्रधानता के आधार पर, तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान है और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान है। तो यहाँ पर तो प्राचीन समय में और अब ये बताया गया कि पद की प्रधानता के आधार पर जब भी हम समास की बात करें तो वहां पर जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि 2 पद होते हैं, एक होता है पूर्व पद यानी कि पहले का पद और एक होता है उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद। तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, जबकि अब जो नए विद्वान आए हैं उन्होंने समास को 6 प्रकार का ही माना है। तो देख लेते हैं 6 प्रकार के जो समास हैं, 6 भेद जो बताए गए हैं उनके कौन से नाम हैं। तो पहला यहाँ दिया हुआ है, पहला है अव्ययी भाव समास, जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद यानी कि पहले का पद प्रधान होता है। और दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान है। और चौथा दिया है द्विगु समास, द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तो जैसा कि अभी हमने जाना कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास को 4 प्रकार का बताया गया था। तो और ये भी कहा गया था कि तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय और द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है, इसलिए कर्मधारय समास में और द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान है। आगे देखते हैं, अगला दिया है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और अगला दिया है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी इसमें कोई तीसरा जो पद आता है वही प्रधान होता है। और इसमें जो बहुव्रीहि समास है, यहाँ पर हमें याद रखना है कि बहुव्रीहि एक ऐसा समास है जहाँ पर दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। तो इस प्रकार आज हमने समास के बारे में जाना कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है और समास विग्रह क्या होता है और समास के कितने भेद होते हैं। तो हमने जाना कि समास के 6 भेद होते हैं। और अब आगे आने वाली वीडियो में हम जो समास के भेद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल उमा शर्मा हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।